So in this series, we're going to solve IPMAT previous year questions. Again, your motive shouldn't be just about cramming up the solution. अगर आपको सिर्फ solution चाहिए होता तो वो आपको कहीं भी external sources पे मिल जाएगा hand written. So spending around 40 minutes just watching a person solve the same wouldn't lead to many things. आपका मोटिव होना चाहिए वो की कॉन्सेप्ट्स, वो बिल्डिंग ब्लॉक पिक करना जब भी मैं कोई सॉल्यूशन कर रहा हूँ, क्योंकि हर क्वेश्चन के अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज होते हैं. Your motive shouldn't be just reaching to the answer, it should be about the concepts that I'm using and how I'm integrating them from one step to another. कि आपका एक order of questions होना चाहिए. What I mean by order of questions, कि आपने कुछ questions attempt किस order में करने थे, पहले easy, फिर थोड़े difficult और फिर जो बनने ही नहीं थे उनको ले. तो short answer section for these particular 10 questions, what my understanding was that there were certain round 1, round 2, round 3, round 4 questions which I'll be highlighting right now. तो अगर आप पहले 5-6 मिनट में इन 4 questions को attempt कर लेते हैं, imagine the kind of confidence you are carrying in the paper. But अगर आप पहले ही 2-3 क्वेश्चन की लेंथ में लग गए और उनको 5-6 मिनट तक सॉल्व करने में 2 आंसर कर लेते हो, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट इन द सेम प्लेस देन द अदर वन हु एक्चुअली हैड अ स्ट्रैटेजी ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. Okay, so first one was a pretty standard one based on the chapter number system in which a subtopic factors. फैक्टर्स के अंदर हमें वही बेसिकली एक फैक्टर्स का ही क्वेश्चन था बट कैमोफ्लेज किया गया था बाय द यूजिंग द लैंग्वेज. द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर दैट डिवाइड्स मतलब मल्टीपल्स. बेसिकली इस इतने बड़े नंबर के जितने भी फैक्टर्स है विच आर नॉट डिविजिबल बाय 45. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन अ वेरी डिटेल्ड थ्योरी कि हम जब नॉट डिविजिबल बाय या नॉट कॉमन फैक्टर्स निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है कि पहले कॉमन फैक्टर्स निकालो इसके और इसके, मतलब विच आर डिविजिबल बाय 45 निकालो एंड टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स से सब्ट्रैक्ट करो. रीजनिंग इज एक्सप्लेन्ड इन द लेक्चर्स प्रीटी मच इन डिटेल. हाँ, बट इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? तो लेट्स फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस बिग नंबर. व्हेन यू टॉक अबाउट नंबर ऑफ फैक्टर्स द फर्स्ट थिंग शुड कम इनटू आवर हेड इज प्राइम फैक्टराइजेशन. सो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ दिस नंबर विल बी, बिफोर गोइंग इनटू प्राइम फैक्टराइजेशन वी नीड टू रियलाइज कि हमें ना ऐसे 2, 5 और ऐसे डिवाइड करके प्राइम फैक्टराइज नहीं करना है. मतलब बेसिकली इनको एक प्राइम के लाइक टर्म्स में डालना होता है ना. आई होप आपको प्राइम फैक्टराइजेशन पता ही होगा कि इस बड़े नंबर को ऐसे लाइक टर्म्स ऑफ प्राइम की पावर में डालना होगा हमको. तो यहां पर आपको दिखना चाहिए कि आप बड़े बड़े प्राइम पिक्स करें, उससे ज्यादा हेल्पफुल होगी. आपको दिख रहा है 170, 130, तो 30 इसके अंदर आपको दिखना चाहिए 1, 2, 3. There are 3 zeros, मतलब 1000. 1000 is basically 10 to the power 3. 10 can be broken down in the prime factor of 2 into 5. तो 2 into 5 की power 3. तो I would be foremost writing as 2 power 3 and 5 power 3. अब बाकी 189 बच गया, 13 बच गया, 17 बच गया. Hopefully one of the good thing is 13 and 17 itself is also a very big prime numbers. What all is left? 189. Now 189 मैं यहाँ पे भी 189 नहीं लिखूंगा. फर्स्ट स्टेप वुड बी 189 को मैं बड़े नंबर से डिवाइड करता हूँ. विच बिग नंबर्स आर डिविजिबल. अगर थोड़ी बहुत भी प्राइम फैक्टराइजेशन या डिविजिबिलिटी रूल्स के साथ हैंडी हूँ, यू विल रियलाइज 189 सर 9 से तो डिविजिबल ही है. तो लेट्स राइट एटलीस्ट ब्रोकन डाउन फॉर्म ऑफ 9. 9 into 21 जो कि 9 से डिविजिबल है. 189 by 9 दिख रहा है 21. अब नेक्स्ट स्टेप में आप यू विल रियलाइज कि आपने काफी अच्छा प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है. 13 और 17 एज इट इज ही आना है. ठीक है, 5 तो अब अकेला ही है तो 5 को रहने दो. अच्छा, यहां से 3 power 2 आ रहा है और यहां से कितने 3 की पावर आ रही है 1. तो बेसिकली इट इज लाइक 2 power 3, 3 power 3, 5 power 3 एंड 21 से एक 3 निकाला तो क्या बचा 7. So this is the prime factorization of this big number. 2 power 3 to 3 power 3 into 5 power 3 into 7 into 13 into 17. So how, after getting into prime factor, the next concept comes is how to calculate number of factors. तो अगर आप 2 power 3 के अंदर ऑब्जर्व करते हैं, what is the case that how do we calculate? इसके अंदर बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है नंबर ऑफ फैक्टर्स कंसिडर करते वक्त 0 to 3. बेसिकली 0 to 3. अब मैं एक फॉर्मेट में लिख रहा हूं जिससे आपको याद आ जाएगा, जैसे हमने लेक्चर्स में भी किया हुआ था कि फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. 0 to 1 है ना, 13 की पावर 0 to 1 एंड 17 into 0 to 1. ठीक है, ये बेसिकली क्या है, 2 की कहां से कहां तक के पावर्स है हमारे पास, 0 से 3 तक. तो यहां से कितने फैक्टर्स आएंगे, अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कैलकुलेट कर रहा हूं मैं. यहां से कितने पावर आ रहे हैं 4. यहां से कितने 0 से 3 तक 0 1 2 3, तो कितने नंबर्स आ गए 4. अगेन नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं यहां आपको याद हो, 5 में 4 अगेन 4
अगेन 7 में 2, 0 and 1, 2, 13 में 2, अगेन 17 में 2। अब आप इसको मल्टीप्लाई मत करिए मैनुअली, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि 2 की सारी पावर चल रही है। 2 पावर 2, 2 पावर 4, 2 पावर 6, 7, 8, 9। 2 पावर 9 कितना होता है? 2 पावर 9 होता है 512, जो कि आपको याद होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ दिस बिग नंबर इज 512। इवन दो दिस कुड हैव बीन अ 30-second जॉब, आई elaborated each and every small detail so that you can pick up the learnings. नेक्स्ट पार्ट कम्स इज कि यू हैव टू कैलकुलेट 45 के फैक्टर्स, मतलब 45 के कॉमन फैक्टर्स। व्हाट आई मीन बाय हमें वो फैक्ट इस पूरे नंबर के अंदर वो सारे फैक्टर्स कैलकुलेट करने होंगे विच आर डिविजिबल बाय 45। 45 के फैक्टर्स कैसे निकालेंगे? वह तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 45 शुड बी विजिबल 9 into 5 which is as good as 3 square into 5. So this is the prime factorized form of 45. इसके अंदर अब ये जो 3 स्क्वायर इंटू 5 है, अब मेरा मोटिव क्या है कि ये जो मैंने सारे फैक्टर्स कैलकुलेट किए 512, दीज आर हैविंग ऑल द फैक्टर्स, बट मुझे वो फैक्टर्स चाहिए जो डिविजिबल बाय 45 ही है, मतलब वो सारे मल्टीपल्स ऑफ 45 है। अगर मल्टीपल्स ऑफ 45 है मतलब यहां पे 3 का पावर मिनिमम 2 होना चाहिए। तो 3 का पावर मैं कहां से कहां तक कैलकुलेट करूंगा? 2 से 3। 2 तो कुछ दिक्कत नहीं है, 2 पे कोई कंडीशन नहीं है। 5 पर कंडीशन है, 5 का पावर 1 2 3 होना चाहिए। तो अगर मुझे फैक्टर्स डिविजिबल बाय 45 निकालना पड़ेगा, डिविजिबल बाय 45, तो बेसिकली हमें इनके बीच के कॉमन फैक्टर्स मतलब पिकअप पावर्स लेनी पड़ेगी, जो कि लेक्चर में मैंने बहुत अच्छे से इलैबोरेट किया हुआ है। यहां पे कैसे करेंगे? डिविजिबल बाय 45 वाले 2 की तो कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं नंबर ऑफ फैक्टर्स में यहां पे डायरेक्टली इसको 4 से मल्टीप्लाई कर। 3 के लिए 0 1 2 3 हमारे पास 4 ऑप्शन होते थे, बट अब हमको मिनिमम पावर चाहिए 2। और आपको पीएनसी वाला लॉजिक आई होप सो याद हो, हम ये 4 into 4 into 4 into 2 into 2 कैसे करते थे? बेसिकली हमारे एंड वाला कंडीशन है, पीएनसी में इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते थे, तो हमें 4 यहां से एंड एक यहां से नंबर ऑफ फैक्टर्स वी कैन राइट ऑफ 2 इज इन 4 ways, in 4 ways, 4 ways, in how many ways total is 4 into 4 into 4। सिमिलरली 3 की पावर मुझे मिनिमम 3 स्क्वायर चाहिए, तभी तो वो मल्टीपल ऑफ 45 होगा, और 5 की मिनिमम पावर 1 होनी चाहिए। तो इसके अंदर अब मैं जो फैक्टर्स लिखने, यहां पे जो जितने फैक्टर्स डालूंगा वो सारे डिविजिबल बाय 45 होंगे। 2 की पावर कितना आया? 4। 3 का 0 से 3 तक मैं सिर्फ और सिर्फ 2 and 3 लूंगा, क्योंकि लिमिटेड है, मतलब मैं यहां पे लिख सकता हूं प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म एज वेल, बट मैं डायरेक्टली फैक्टर्स ही लिख रहा हूं। आई एम अज्यूमिंग इतना तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। 2 5 से 1 2 3 3 5 से 1 2 3, ठीक है। 7 से कोई कंडीशन नहीं है, 7 पर, 13 पर नहीं है, 17 पर नहीं है। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स विच आर डिविजिबल बाय 45, 4 into 2 8। अब ये भी अगेन पावर्स ऑफ 2, 1 2 3 4 5 6 64, 64 into 3 60 60 60 180 12 92 192, ठीक है। These are the factors that are divisible by 45. So how many factors which are, how many number of positive integers that divides slash factors that are not divisible by 45? Subtract the 2. 192 512 minus 192 320 is my answer. ठीक है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर मैं चाहूं तो आपको यहां पे भी फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 45 बचेस डिविजिबल बाय 45 भी लिख देता, बट फंडा सिर्फ इतना सा था कि मुझे मिनिमम 3 की पावर 2 चाहिए। तो 3 की पावर 2 के बाद अगर यहां पे 7 तक जा रही होती स्टोरी तो मैं 2 3 4 5 6 7 तक काउंट कर लेता। यहां पे भी मैंने फैक्टर्स, अगर आप देखते हैं ये जो 192 फैक्टर्स है इसके अंदर सारे ही मल्टीपल्स ऑफ 45 है। वो क्यों? क्योंकि यहां पे मिनिमम 3 की पावर 2 है, मिनिमम 3 की पावर 2 है, और एक 5 हमेशा, मतलब इसमें जितने भी आप फैक्टर्स देखोगे उसके अंदर 45 सब में प्रेजेंट है, ठीक है। परफेक्ट, हमारा आंसर आया 320। सो आई होप यू पिक्ड अप 3 लर्निंग्स, की लर्निंग्स, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। सेकंड, व्हेन वी टॉक अबाउट डिविजिबिलिटी, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो बड़े नंबर से डिवाइड करो, एक ही स्टेप में यहां पर पहुंचो। थर्ड लर्निंग, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फैक्टर्स व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय, so first we have to calculate the factors which are divisible by 45 and then we subtract and find the cancel. अगर आपको ये सोच रहे होंगे कि सर हम सिर्फ वो वाले कैसे, सिर्फ डायरेक्टली क्यों नहीं निकाल सकते, तो ये चीज मैंने लेक्चर्स में बहुत अच्छे से पढ़ाई है। अगर आपको याद नहीं है, अगर आप भूल गए तो एक बार देख लेना नंबर सिस्टम के लेक्चर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीरीज। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन अ वेरी राउंड 2 टाइप क्वेश्चन, यूजर डिफाइंड सीरीज है। काफी बार हमने लेक्चर्स वगैरह या आप एटलीस्ट अपने प्रिपरेशन में आप इस टाइप की सीरीज देख चुके होंगे। यूजर डिफाइंड सीरीज है बेसिकली हमें वो nth टर्म निकालना होता है जिसमें वो n पोजिशनल वैल्यू बताता है हमको उस टर्म की, एंड हम वो फॉर्मूले लगाते हैं 3, सम ऑफ n नेचुरल नंबर, सम ऑफ n स्क्वायर, सम ऑफ n क्यूब। बस वो फॉर्मूले उस पोजीशन से पहुंचना होता था और हमारे लिए क्वेश्चन बन जाता था। वेरी स्टैंडर्ड एंड वेरी इजी क्वेश्चन, सम अप टू 10 टर्म्स।
And what to do? Wait, at least go through all the rest of the 10 question and come to this question in round 2. Previous question was itself was round 2 itself. ठीक है, तो अब ये round 2 क्यों बता रहा हूं मैं? क्योंकि इसमें थोड़ी सी वर्किंग है, बट आता है, ऐसी बात नहीं आता है। क्या पता आगे जाके एक ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो वर्बली ही कर लो, बिना पेन पेपर उठाए शायद आप आंसर पे पहुंच जाओ। इसीलिए आई वुड रिकमेंड यू टू डू सच टाइप ऑफ क्वेश्चन इन राउंड 2. फर्स्ट राउंड कुड गेट ओवर इन 1 minute एज वेल, एंड यू कैन स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन राउंड 2. ठीक है, 1 into 3, 5 into 7, 9 into 11। ये सीरीज किससे बनती है? कंबाइनिंग 2 AP सीरीज। 2 AP सीरीज को कंबाइन करके यूजुअली आपको ये सीरीज बनती है। तो 2 AP सीरीज फाइंड करना है आपको, एक एक इंडिविजुअल, एंड आपको nth टर्म मिल जाता है। पेन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन इज फाइंडिंग दैट nth टर्म, मतलब an क्या है। ठीक है, 1 5 9 इजीली दिख रही है पहली सीरीज, 1 5 9 ऐसे बढ़ रही है, डिफरेंस ऑफ 4, डिफरेंस ऑफ 4। अब आप जनरल वे मैंने बताया हुआ है, अगर 4 ऑफ डिफरेंस चल रहा है तो 4 into 1 minus 3 है, तो 4n minus 3। नहीं तो क्या करेंगे आप? AP का फॉर्मूला, AP का फॉर्मूला क्या है? A plus n minus 1 into D, दिस गिव्स मी nth टर्म। तो यहाँ पे n1 है, 1 plus n minus 1 into 4, तो दिस गिव्स मी 4n minus 3। दिस इज माई nth टर्म ऑफ दिस AP सीरीज। दिस नेक्स्ट सीरीज इज 3 7 11, अगेन वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, अगेन सेम फॉर्मूला, a plus n minus 1 into d, इसका फॉर्मूले में सेम अब 3 आ जाएगा, रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन सेम, n minus 1 into 4, क्योंकि डिफरेंस 4 ही है। तो अब इसका क्या हो गया इसका? तो इस सीरीज का क्या टर्म है? an 4n minus 1, इसका 4n minus 3। तो हमारी यूजर डिफाइंड सीरीज का an क्या हो जाएगा? यूजर डिफाइंड सीरीज का 4n minus 3 into 4n minus 1। ओके, आवर जॉब इज डन प्रीटी मच। अब बस आपको फॉर्मूले आप इंप्लीमेंट करना है, क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 4n 16n स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्टली करना सीखो। 3 into -1 into 3 plus 3, ऑल्सो 4n minus 1 minus 4n minus 3 into 4n minus 12n, तो minus 16n। दिस कैन बी डन इजीली, अगर आप चाहोगे तो एक स्टेप में आंसर निकालना आ जाएगा। अब Sn के लिए क्या करना होता है? Sn sum of n equals to 1 to 10 of an, that is summation of 16n square, summation of 16। मैं 16 बाहर ही लिखूंगा, I don't want to elaborate the solution so much, क्योंकि ये सब चीज आपने ऑलरेडी कर रखी होगी अब। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? आई वुड नॉट बी राइटिंग हियर n into n plus 1 by 2 2n plus 1 by 6, ऐसा मत लिखो, डायरेक्टली n का वैल्यू डालो। n स्क्वायर वाले फॉर्मूले में n का वैल्यू डालो, 16 into n plus 1 into 2n plus 1, 10 into 11 into 21 by 6 minus 16 into 10 into 11 by 2 plus 3 into 1 का समेशन मतलब n कितना है? 10, तो 3 into 10। ऑल अबाउट कैलकुलेशंस नाउ। कैलकुलेशंस करने के लिए भी 10 को बचा के रखो, इजी नंबर होता है। 11 भी अच्छा नंबर है, ठीक है। 16 से करते हैं, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। 7 8 जा 56, 56 इंटू 11, 560 प्लस 56। समझ रहे हो मैं कैलकुलेशन कितना इजीली कर रहा हूँ? 560 प्लस 56 610, और एक जीरो है तो 6160, 6160 माइनस सेम चीज इधर भी, ठीक है। ये तो बहुत अच्छा वैल्यू है 880, ठीक है, प्लस 30। अब क्या करना है? 880 प्लस 30 850 हो गया, 660 से सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले 800 कर लो, 5200 आ गया, 5200, फिर ये 5190, राइट। 800 सब्ट्रैक्ट करते हैं 800 सब्ट्रैक्ट करते हैं 6000, मतलब इसमें 350 बच रहा है हमारे पास। 850 बच रहा है, तो 50 को अलग रखो, 160, अब 60 को अलग रखो। पहले 6100 से 800 सब्ट्रैक्ट करो, 1700, 5300, 5360 माइनस 50, 5360 माइनस 50, 5310। I hope so. Let me again once check if I am not doing anything wrong. 850 ऐड करता हूँ, 6160 आ गया, मेरा आंसर सही होगा। मैं 50 ऐड करता हूँ, 360 हो गया। 800 ऐड करूंगा तो 700, 100, ठीक है, परफेक्ट। माय आंसर इज 5310, परफेक्ट। ओके, सो आई होप यू गॉट द सेकंड आंसर एज वेल। पिकअप लर्निंग्स क्या थी? दो यूजर, अगर यूजर डिफाइंड सीरीज बन रही है तो कैसे बनती है? दो एपी सीरीज से। एपी सीरीज को कंबाइन कर दो, आपका nth टर्म मिल गया। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम ऑफ दिस, मतलब ये कर लिया, आपका क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद तो सिर्फ एक फॉर्मूला लगाना होता है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट द सेकंड क्वेश्चन एज वेल। लेट्स मूव टू द थर्ड वन। Third one based on iterative series. I guess series is a very hot topic of 2021. So we got the second question on series itself. Again, a round 2 question. Something which can be done अगर आपने like
if you are in 21 batch or if you have done something lectures itself from the series folder, this is a very common type of question. We have to find the pattern, क्योंकि दिया हुआ है कि एक n+1 है, तो ये वो n+1 मतलब फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू प्रीवियस टर्म प्लस 1 into 2 into अंडर द रूट ऑफ 1 प्लस प्रीवियस टर्म. वो लॉजिक क्लिक हो गया तो आप इजीली 5-6 वैल्यूज डालकर कुछ एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लेंगे. ठीक है, तो हमारा मोटिव क्या है? इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन रिक्वायर्स अस टू पुट सम वैल्यूज. 1 से 5 तक n की वैल्यूज डालो, यू योरसेल्फ विल रियलाइज देयर इज सम पैटर्न. अच्छा, सबसे पहले x1 दिया हुआ है, x1 दिया हुआ है. हाउ टू फाइंड x2? x2 इज इक्वल्स टू x1, मतलब n है प्लस 1 निकाल रहे हैं हम, तो n+1 पे 2 रखना हो तो प्रीवियस टर्म ऐसे ही याद रखना चाहिए. ये nth टर्म एनी टर्म इज इक्वल्स टू प्रीवियस टर्म प्लस 1. हमेशा इसको फ्री करो, जो लास्ट जो बड़ा वैल्यू है. आई गेस बार बार रिडंडेंसी हो जाएगी सेम चीज रिपीट करने में, बट दिस इज समथिंग दैट वी हैव डन इन लेक्चर्स प्रीटी एलैबोरेटेड वे. तो 0 + 1 + 2 into 1 + 0. This will lead to 2 into under the root of 1. 2 under the root of 1 is 1 and 2 + 1 3. ठीक है, x3 प्रीवियस टर्म 3 + 1 + 2 into 1 + प्रीवियस टर्म 3. ठीक है, क्योंकि n+1 के लिए प्रीवियस टर्म चाहिए ना xn, तो x3 के लिए x2 उठाऊंगा मैं, तो इसी तरह प्रीवियस टर्म ऊपर से उठाओ. ठीक है, 3 + 1 + 2 + 3 √4 is 2. 2 into 2 4. 4 + 3 4. ये कितना है? 4. यहां से कितना आएगा? 4. ये कितना हो गया? 8 हो गया. x4 पे आते हैं, x4 पे आएंगे, देखते हैं. 8 + 1 + 2 into 1 + 8. ठीक है, 1 + 8 is √9. √9 is 3. 2 3s are 6. 6 + 9 15. ठीक है, आपको पैटर्न समझ आ जाएगा. आप एटलीस्ट 5-6 वैल्यूज तक लिखो तो 15 + 1 + 2 into 1 + 15. That is 16. √16 4. 4 2s are 8. अब ये कितना हो गया? 16 प्लस यहां से कितना आएगा? √16 4 होता है. 4 2s are 8. 8 + 16. 8 + 16. Wait, let me check. हाँ, 8 + 16 24. 25. 8 + 16 25. 24. 8 + 16 24. Apologies. हाँ, 8 + 16 24. अगर आपको पैटर्न अभी तक नहीं रियलाइज हुआ है तो आई लेट यू नो. 0 x1 0. ओके, समवेयर 3. अच्छा, ये क्या है? 8 है. 8 तो 9 से 1 कम है. 16 1 कम है. 25 से 1 कम है. क्या शायद मेरा यही पैटर्न है क्या? लेट्स चेक फॉर x6 एज वेल. एक बार x6 के लिए चेक कर ही लेते हैं. 24 + 1 + 2 into 1 + 24. ठीक है, तो यहां से √5 आने वाला है. 5 into 2 10. 25 35. परफेक्ट. इफ यू ऑब्जर्व, व्हाट इज दिस? 1 square - 1. व्हाट इज दिस? 2 square - 1. व्हाट इज दिस? 3 square - 1. दिस इज 4 square - 1. 5 square - 1. So pattern is pretty much visible. xn टर्म निकालना है मुझे अगर, अब I'll be writing it with the different color so that you can see. अगर xn निकालना है तो it's basically n square - 1. This is our general. We find the pattern. अब हमें क्या निकालना है? x31. x31 क्या है? Simple. 31 square - 1, जो कि 31 स्क्वायर आपको याद होना चाहिए. 30 का स्क्वायर होता है 900. 31 होता है 961. 961 - 1 960. अब pretty very good question. Okay, very good question. This is our answer. Okay, hope you got it. थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है. 5-6 वैल्यूज के बाद ऑब्जर्व करो कि पैटर्न क्या चल रहा है. ठीक है, I hope you got it. Let's move to the fourth one. Now what happened is, since I'm again and again highlighting the first question round 2, second question round 2, third question round 2, students are sir attempt कौन सा करना है? जब तक आपको ये ना लगे कि मैं बहुत easily इसके आंसर तक पहुंच जाऊंगा, तब तक आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें. Now this is one of the questions. If you are good with your concepts, if you are done with your PNC geometrical planes, this question is a round 1 question itself. Because it's a very straightforward question. I have done this in lecture itself. I have done with the parallelogram, and in the paper it was asked for rectangles. Now the idea behind this question is that there are 5 parallel lines. I'll read it for you. There are 5 parallel lines on a plane, and there are n other lines which are perpendicular to these parallel lines. So let's say these are the 5 parallel lines. Okay, 1 2 3 4 5, and these are the n perpendicular lines. Now we are asked if there are around 360 distinct rectangles formed.
So find the number of n की value. So how do we find the number of distinct rectangles? Let me teach a bit of theory here. Let's say I want to select a rectangle here. So let's say I make this rectangle, है ना? Let's say I want to select this rectangle. Okay. So in how many ways can I, like, for a beginner's thought you can be like counting manually, but this is not how it can be done. एक overlapping भी allowed है ना, क्योंकि ये वाला देखना, ये वाला rectangle जो मैंने स्क्वायर पे बनाया है एंड ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है ये भी एक रेक्टेंगल हो गया, और वो ओवरलैप हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बट है तो डिस्टिंक्टिव. सो वी कैन नॉट पिक अप वर्टाइसेस. हाउ डू वी फॉर्म रेक्टेंगल्स फ्रॉम पैरेलल लाइंस? इज थ्रू लाइंस. लेट्स से फॉर एग्जांपल मैंने लाइन का नाम दे दिया ए बी सी डी ई, एंड इधर की लाइंस में पी क्यू आर ऐसे जा रहा है, बट लेट्स फॉर आर कंसिडरेशन जस्ट पिक अप दीज थ्री लाइंस. सो लेट्स आई वांट टू फॉर्म अ डॉटेड लाइन वाला पैरेललोग्राम. सो व्हिच ऑफ वी विल ऑलवेज हैव अ डिस्टिंक्ट सिलेक्शन ऑफ लाइंस. तो सी और ई, सी अच्छा पी एंड क्यू एंड सी और ई से ही बनेगा, और इन चारों लाइन के अलावा और कोई, मतलब इन चारों लाइन से और कोई रेक्टेंगल नहीं बन पाएगा. तो if I want to select in how many ways I can form the number of rectangles, and so this will depend on the lines that we select. In how many ways I can select 2 lines from 5 lines? 5C2. Okay, in how many ways I can select n lines? In how many ways I can select 5 lines? Is how can we select 2 lines? Select 2 lines from 5C2. In how many ways I can select 2 lines from n lines? NC2. यहाँ पे लिख देता हूँ NC2, and this will give us the total number of rectangles. So basically 5C2 into NC2 was given as 360. And I hope आपको conceptually sound हो रहा है कि किस तरह पिकअप कर रहे हैं हम. Let's say P और R सिलेक्ट किया, P और R और A और E से एक ही रेक्टेंगल बनेगा. कौन सा? ये बड़ा वाला. अगर आप ऑब्जर्व करते हो ये वाला एक ही रेक्टेंगल, और हमेशा सारे डिस्टिंक्ट रेक्टेंगल्स बनेंगे. तो ये अगर आपको पता था, अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पहले से पता था, देन यू आर डन विद दिस क्वेश्चन. आंसर राउंड 1 क्वेश्चन. राउंड 1 क्यों? क्योंकि बहुत इजी है, एक स्टेप में आपको आंसर दिख जाता है. अब आपको क्या करना है? सॉल्व करना है. 5 इंटू 4/2 n इंटू n माइनस 1/2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 360. ओके, आई होप सो इट्स नॉट गोइंग आउट ऑफ फ्रेम. हाँ, नो, इज इक्वल्स टू 360. n का वैल्यू निकालना है, जस्ट सॉल्व करो, और सॉल्व करने का भी एक स्मार्ट वे दिखा रहा हूं. जस्ट पिक दैट अप. 2 से 2 कैंसिल, 5 को कैंसिल करिए इससे, ये हो गया 2, 72. नाउ डोंट फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डोंट फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. अच्छा क्या हुआ सर? 4 कैंसिल कर दिया, 360/5 72 होता है. डोंट फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. n स्क्वायर माइनस n मत करो. सिंपल है, वैल्यू सोचो ना. n इंटू n माइनस 1 72, 8 इंटू 9, तो n का वैल्यू हो गया 9. This is your answer. 9 into 8 मतलब 9 into 9 minus 1 is equals to 72. Answer is 9. So round 1 question, pick up the learnings, pick up the key concepts. Now the challenge to you is find the number of squares. That is what you have to calculate in a chessboard. Number of squares in a chessboard. We have done this in the lectures as well, but you have to calculate it. Okay, let's move to the next one. So one of my favorite question of the paper. Super easy, super based on MRT diagram बनाया, 10 सेकंड में आंसर दिया. क्या दिया हुआ है? इट्स अ वेरी लॉन्ग क्वेश्चन. यू कैन रीड इट फ्रॉम द स्क्रीन एज वेल, दैट आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, बट मैं बेसिक डिकोड करूंगा लैंग्वेज को कि T1 है अकेला, अगर जब चालू रहता है तो इट एम्प्टीज द टैंक इन 30 मिनट्स, राइट? एम्प्टीज द टैंक इन 30 मिनट्स अलोन. एंड व्हेन T1 एंड T2 बोथ वर्क टुगेदर, ठीक है, T1 एंड T2 बोथ वर्क टुगेदर, इट एम्प्टीज इट इन 20 मिनट्स. ठीक है, क्या करना है आपको? T2 का वो निकालना है. सिंपल, इससे सिंपल क्वेश्चन पूरे मॉक में नहीं होगा. पूरा मॉक बोल रहा हूँ, पूरे पेपर में नहीं होगा. ठीक है, 30 एंड 20 का LCM ले लो, 60 मिनट्स. काफी बार ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए ही हैं एटलीस्ट. ठीक है, तो अगर रेट इसका दोनों का रेट एडेड 3 है तो सिंगल रेट हो जाएगा 1. व्हाट टू मल्टीप्लाई दैट वी गेट 60 मिनट नहीं लिखना था, 60 जस्ट 60 यूनिट्स है ना, 60 यूनिट्स ऑफ वर्क. तो 60 यूनिट्स ऑफ वर्क डन बाय T1 अलोन इन 30 मिनट्स, 2 यूनिट्स ऑफ वर्क डन पर मिनट, 3 यूनिट्स ऑफ वर्क डन पर यूनिट. एंड बट बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस ये हमारा आंसर हो गया. नथिंग मोर एलैबोरेट मोर. ओके, इजी पीजी. अनदर 30 सेकंड. सो जस्ट व्हाट जस्ट हैपेंड, 3 राउंड 1 राउंड 2 क्वेश्चन थे, आपने स्किप किए, फिर आप 4th और 5th पे आते हो, इमीडिएटली इनको अटेम्प्ट करते हो, 6th पे पहुंचते हो. अगेन कॉन्फिडेंस बिल्ड्स अप, क्योंकि आपने अगर आप अराउंड 3 मिनट में आप ऑलरेडी 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चुके हो, 2 चीजें एनालाइज कर चुके हो कि कौन से 3 आते हैं. सो वेरी स्मूथ पेपर गोइंग टिल नाउ. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. लेट्स स्टार्ट विद द 6th वन. The problem with mostly arithmetic questions is the language is too long. So my always recommendation is that कि आप patience के साथ इन questions को read करा करो और छोटा छोटा information read करते से लिख लिया करो. For example, the current question in front of us is, so there are total 30 students in the class.
एंड देयर आर अराउंड 5 कोर्सेज एंड ईच कोर्स इज हैविंग 200 मार्क्स। तो अगर हम एक बच्चे का ओवरऑल मार्क्स देखें तो लेट्स से मेरे पास 5 पेपर है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश एंड लेट्स से सम ऑप्शनल पीई, और हर पेपर होता है 200 मार्क्स का। 5 कोर्सेज है, सिंपल है। देयर आर 5 कोर्सेज, ईच कोर्स इज अराउंड 200 मार्क्स। ओके, सो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स दैट स्टूडेंट्स कैन स्कोर इज 1000 मार्क्स। ओके, हाउ 200 into 5, which is pretty direct। मैं यही सिखा रहा हूं कि आपने लैंग्वेज रीड करने के बाद ये ऑल्सो आपको दिखना चाहिए कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 30। अब क्या कहा है कि द एवरेज ऑफ एंटायर क्लास, एंड एवरेज ऑफ एंटायर क्लास इज 80%। अब एवरेज क्या दिया हुआ है मुझे, एवरेज दिया हुआ है 80%। अब 80% किसका है, अब लैंग्वेज के हिसाब से समझ आ रहा है, वो 80% इज 1000 मार्क्स का है। तो पूरी क्लास के एवरेज मार्क्स कितने हैं, 800 इन ऑल द 5 कोर्सेज बोला गया है। अगर एक कोर्स का बोलते तो हम फिर भी क्या करते हैं, 80% ऑफ 200, बट ऑल द कोर्सेज बोला है तो 80%। तो पूरे क्लास का एवरेज कितना हो गया, 80% ऑफ 1000 मार्क्स। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं क्या, मैं यहां पे चाहूं तो 80% ऑफ 1000 लिख सकता हूं, दैट इज 800, बट आई वुड राइट हियर 80% ऑफ टोटल मार्क्स, है ना। एंड दिस इज आवर टोटल मार्क्स, दिस इज आवर टोटल मार्क्स स्टूडेंट्स को स्कोर, और मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, तो 80% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, है ना। फिर क्या कहा है, अब तो सम कितना हो जाएगा मुझे नहीं पता, बट हम सम निकालते हैं कि नहीं, देखते हैं कितना जरूरत पड़ती है। फिर क्या है कि दिस इज अ प्रीटी डायरेक्ट क्वेश्चन। अब आप आगे जाके रीड करिए क्वेश्चन को। तो देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब इतना इंफॉर्मेशन आपको इसी के साथ रीड करते हुए लिखना चाहिए, दैट इज अ बेटर अप्रोच। ताकि क्या है कि आप जो पीछे पढ़ा हुआ है वो भूल जाते हैं, फिर से रीड करने जाएंगे, 6 लाइन कब तक रीड करेंगे, इसीलिए। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, ओके, सो बेसिकली 2 स्टूडेंट्स। अब इसके अंदर कोई 2 बच्चे होंगे इधर 30 स्टूडेंट्स में, वो एक्चुअली अप्रोच टू द इवैल्यूएटर कि सर मेरे मार्क्स थोड़े गड़बड़ से हैं एंड आई वांट टू चेक देम। तो रीवैल्यूएशन में एक चीज पता चली, किसी के मार्क्स बड़े नहीं है, बट जो एवरेज है वो 80.2% हो गया, 80.02% हो गया है, 80.02% हो गया है। अभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। सिंपल क्वेश्चन, चेंज इन एवरेज हो रहा है बट नंबर ऑफ पीपल आर सेम। सो व्हाट्स द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू पिक, व्हाट्स द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज इज चेंज इन एवरेज। मैं यहां लिखता हूं अच्छे से, ओह ग्रेट, हाँ। सो चेंज इन एवरेज is equals to change in sum upon number of people. This is a pretty direct question. Change in average कितना है, 0.02% of 1000. Change in sum कितना है, वही तो हमें निकालना है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा क्या है, find the maximum marks that one of the students can get. So 0.02% is equals to change in sum upon number of people. Number of people is 30. ठीक है, let's solve it. मैं यहाँ पे solve कर रहा हूँ। ठीक है, 0.02%, pretty डायरेक्ट क्वेश्चन है। 1% ऑफ 1% इज, ठीक है, 0.02% ऑफ 1000 कितना हो जाएगा, 0.02 अपॉन 100, और 02 मतलब लिख ही देता हूं rather than giving so much of, no, 1000, राइट, 1200, हाँ, into 30। ठीक है, अगर मैं ये 2 जीरोस हटाता हूं तो 2 जीरो और आ जाएंगे, फिर ये चारों के चारों जीरो कट जाएंगे, तो टोटल चेंज इन सम आया है मेरा 6। अब अगर एक बात बताना, लेट्स से देयर आर 2 स्टूडेंट्स, एक बच्चे को x मार्क्स आया, बी बच्चे को y मार्क्स आया। अगर कोई के मार्क्स कम नहीं हुए तो कैन आई से दैट y को 0 आ गए और x को 6 आ गए, या आई कैन से दैट x को 0 आ गए, y को 6 आ गए। तो मैक्सिमम मार्क्स वन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट कैन गेट इज 6। सो माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 6 मार्क्स। प्रीटी इजी, प्रीटी स्टैंडर्ड, और बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। इट्स अ राउंड 2 क्वेश्चन। फॉर अ रीजन आई वुड कंसीडर दिस एज अ राउंड 2, बिकॉज में लैंग्वेज काफी सारी है। तो मैं क्या करता हूं कि मैं एक बार, हाँ ठीक है, 8th पे आ गया हूं, पर पता है एवरेज का क्वेश्चन है, नेक्स्ट पे चले जाता हूं। इतनी इंफॉर्मेशन लिखने के बाद भी मैं आगे चले जाता हूं, ताकि मैं ना आकर वापस सॉल्व करूं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पेपर को पूरा कंट्रोल में रख सकते हैं हम। लेट्स मूव टू द 7th क्वेश्चन। सो फॉर द 7th वन आई एम नॉट गोइंग टू टीच द थ्योरी, कंसेप्चुअल लेक्चर्स तो बहुत सारे बना ही दिए वेटेड रिलेटेड पर, बट इसका एक वीडियो, मतलब पूरा 21 का दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली सम वाला, जो ये वेटेड रिलेटेड LR थॉट जो लगाना था, इसका एक पूरा एक वीडियो आप डिस्क्रिप्शन या तो कहीं पे आप फाइंड कर सकते हैं, यू कैन फाइंड इन द लेक्चर्स ऑफ वीडियो सॉल्यूशन एज वेल। ये पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूँ फ्रॉम बेसिक, ये किस तरह वेट है। अब मैं डायरेक्टली आंसर पे पहुंचूंगा इस वाले में। सो क्या दिया हुआ है, 100, मुझे 1 to 100 मेजर करना है, 1 to 100 एंड सच दैट आई कैन मेजर ईच वन ऑफ हिम, मतलब, और ये कैसे वर्क करता है, इन द पावर्स ऑफ 2। 100 किसके बीच आता है, 64 एंड 128। व्हाई आई एम गोइंग सो फास्ट एंड डायरेक्ट, बिकॉज इसकी थ्योरी में पढ़ा चुका हूं पहले ही। ठीक है, तो 2 power 6 से 2 power 7 के बीच आता है, तो हाउ मेनी वेट्स आई विल बी नीडिंग, 7 वेट्स।
And what are these 7 weights we are talking about? That also I am going to highlight for you all. ठीक है, 2 power 0, 2 power 1, 2 power 2, 2 power 3, 2 power 4, 2 power 8, 2 power 4 से 2 power 5, 2 power 6. Okay, these are the 7 weights. Okay, that is 1 kg का एक वेट होगा, एक 2 kg का होगा, एक 4 kg का होगा, एक 8 kg का होगा, एक 16, एक 32 and एक 64. So these 7 weights, these are the minimum number of weights that I'll be needing to measure each one. मतलब मैं सारे वेट मेजर कर सकता हूँ. आप चाहे तो रैंडमली चेक कर सकते हैं. रैंडम नंबर बताइए मुझे एंड आई विल मेजर इट इन दी 2 pans. लेट्स से आपको 17 kg राइस चाहिए, 17 kg राइस चाहिए, तो ये कितना 16 and 1 17. 100 चाहिए, 32 64 96 प्लस 4 100 47 कैसे निकाल सकते हैं? लेट्स सी 47 48. अच्छा 48 हो गया है, नहीं तो फिर इसको यूज नहीं करेंगे, इसको 38 42 43 ऐसे करके. सो यू सी यहां पे कितना हो गया 47 कैसे बना रहा हूं? लेट्स सी 32 प्लस 8 40, 2 प्लस 4 6 46 47. कोई भी रैंडम नंबर बताइए, उनका सम आप इन वेट से बना सकते हैं. तो देन दीज 2 पैन बैलेंसेस, इन वन ऑफ द पैन बैलेंस यू विल बी कीपिंग दी वेट्स. और आप 1 to 100 तक कोई भी इंटीग्रल वेट बताइए, हम इन वेट से उन्हें मेजर कर लेंगे इन दी पैन बैलेंस. सो मिनिमम नंबर ऑफ वेट्स दैट आई विल बी नीडिंग इज 7 वेट्स. फाइनल आंसर. एंड हाउ टू फाइंड डायरेक्टली, आपको देखना है कि जैसे 200 बोला जाता, एक एग्जांपल के लिए लेट्स से 200 बोला जाता, तो 200 कम्स बिटवीन 256 एंड 128 व्हिच इज 2 power 7 एंड 2 power 8. सो आई विल बी नीडिंग टिल 2 power 7. I'll be needing till 2 power 7. ठीक है, I'll be needing till 2 power 7. अब मैं इसको यूज करके 1 to 200 kg तक कोई भी इंटीग्रल वेट आप बताइए, मैं मेजर कर सकता हूं. ठीक है, सो आवर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली इज, फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज 7 weights. ठीक है, थैंक यू. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Looking at the question itself, if some of them you are of GE background, have that explored with lot of difficult question of coordinate geometry, then you can at least try it. But at least for majority of the students, even the good maths ones, I would recommend this is a round 3. That is, I would never do it in the first round, neither in the second round, because it does have a certain bit of working as well as of thought process that I may not aware of. So a simple concept, that is, हमें दिया हुआ क्या है? So basically there is an equation 2x square plus axy plus 3y square equals to e, and there is another equation. I guess question is in front of you, you can read it, okay, and try it by yourself. The concept behind such question is basically ये जो equation होती है ये pair of straight line से बनती है. एक थोड़ा सा concept deliver करूंगा कि ये जो equation है ये एक pair of straight line से बनती है. pair of straight line की equation कैसी होती थी? y is equals to mx प्लस सी भी बोलते हैं, बट हमें जनरली फॉर कंबाइनिंग टू इक्वेशन वी वुडंट बी कंसिडरिंग कांस्टेंट फॉर राइट नाउ, क्योंकि यहां पर कोई कांस्टेंट का टर्म ही नहीं है. आप देख सकते हैं सब में एक्स एंड वाई के टर्म्स है. जब कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट का प्रोडक्ट होकर यहाँ कुछ कांस्टेंट आना था, नहीं है. तो आई डोंट थिंक सो आई शुड बी एक्सप्लोरिंग मोर इन इट, दैट विल मोर कंफ्यूज यू. सो इट्स बेटर दैट कि एक्चुअली होता क्या है कि ये दो इक्वेशन, ये दो स्ट्रेट लाइन से बनती है. तो लेट्स से पहले वाले का इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू mx और दूसरे वाले का इक्वेशन हो गया y इक्वल्स टू m1x. ठीक है, तो ये इन दोनों को कंबाइन करके इक्वेशन बनाई जाती है. सर कंबाइन कैसे कर रहे हैं? इलैबोरेट कर रहा हूं. y माइनस mx इंटू y माइनस m1x. इसको कंबाइन जब करोगे तो आपको दिख रहा होगा y स्क्वायर का टर्म आ रहा है, एक x एंड y का टर्म आएगा और एक x स्क्वायर का टर्म आएगा. तो इसी तरह ये दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस हो गई. ये स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन है, इनको कंबाइन करके एक पूरी इक्वेशन बनती है. तो सेम सर इसके लिए भी कह सकते हैं, है ना. अब क्वेश्चन में आते हैं वापस. क्वेश्चन में क्या कहा था कि वन ऑफ द लाइन कोइंसाइड्स. तो लेट्स से ये दो लाइंस इसको रिप्रेजेंट कर रही है. तो एक लाइन तो सेम टू सेम ही है, दूसरी वाली इक्वेशन में वन ऑफ द लाइन कोइंसाइड्स. तो अब अगर कोइंसाइड्स है तो दोनों लाइन की इक्वेशन भी सेम हो गई. अगर दो लाइन कोइंसाइड कर रही है तो y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx, y इक्वल्स टू mx. ठीक है, व्हाट अबाउट दिस वन? स्लोप ऑफ अदर इक्वेशन इज परपेंडिकुलर. मतलब बेसिकली वन ऑफ अदर लाइंस, द अदर लाइन दैट इज रिमेनिंग, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस है, एक तो सेम हो गई. जो दूसरी वाली इक्वेशन है y इक्वल्स टू m1x, सेम टू सेम इधर परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर इन द सेंस, अगर लेट्स से मैंने इस इक्वेशन की लाइन बना दी y इक्वल्स टू m2x, तो m1 इंटू m2, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1. दिस इज व्हाट इट मीन्स. मतलब m1x और m2x. अब ये क्या हुआ सर, एक बार और इलैबोरेट करिए. एक्चुअली दो इक्वेशन से कंबाइन होकर बनी है, तो ये भी दो इक्वेशन से कंबाइन होकर बनेगी. अगर ये दो इक्वेशन से कंबाइन होकर बनी है और जिसमें एक लाइन तो कोइंसाइड कर रही है, तो दो इक्वेशन तो सेम टू सेम हो गई. जो दूसरी है इसके जो स्लोप होंगे उसका प्रोडक्ट -1 होगा. क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के परपेंडिकुलर है. y इक्वल्स टू m1x एंड y इक्वल्स टू m2x आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. That's what it means, other lines are perpendicular. तो conceptually आपको दो चीज सीखनी है कि ये जो इक्वेशन है it is formed from pair of straight lines.
And now what is the relationship given with the other pair of straight lines? कि one of them coincides and other one is perpendicular. I have elaborated and repeated more than enough time. So at least write it as a note कि अच्छा ऐसी इक्वेशन बनती है और ऐसे ऐसे इस क्वेश्चन के अंदर डेटा सेट दिया हुआ था. नाउ लेट्स प्रोसीड. अब इसी को पहले इक्वेशन फॉर्म में लिख लो, y minus mx, okay, and y minus m1x. Now although there is a straightforward relationship as well between m1 m plus m1 and m into m1 which I will be using. Why would I मतलब मैं कुछ नहीं करूंगा, अब मैं इनको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स कंपेयर करना होता है. मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स कंपेयर करना होता है. इनको मल्टीप्लाई कर दो और कोफिशिएंट्स कंपेयर करो. ये भी 0 के बराबर होता है, ये भी 0 के. इनको मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट्स कंपेयर करो. m और m1 m एंड m2 के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा. यहाँ पे m2 है, ठीक है, और आप आंसर निकाल लोगे, नो डाउट. How about I solve it by using the formula itself. फॉर्मूला क्या होता है, जैसे आपने स्लोप ऑफ, जैसे इक्वेशन के बीच में एक रिलेशनशिप होता है, क्या है, सिंपल है, वो भी कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करने के बाद कंपेयर करने के बाद ही आता है. पहला रिलेशनशिप यहां से आपके पास निकल के आएगा m प्लस m1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई कितना है, a, कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर कितना है, 3. यहां से, और ये कैसे आ रहा है, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, फिर y स्क्वायर का टर्म में कोफिशिएंट इसका 1 है, तो पूरी इक्वेशन का कोफिशिएंट 3 से डिवाइड करो. बट मैं रिलेशनशिप डायरेक्टली लिख रहा हूं. अगर इन दोनों इक्वेशन के स्लोप इज m एंड m1, ठीक है, m एंड m1, और इसके इक्वेशन के स्लोप इज m m2, ठीक है, तो डायरेक्टली रिलेशनशिप होता है सम ऑफ स्लोप्स इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई व्हिच यू शुड राइट, ठीक है, एंड देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स m into m1. प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स क्या हो जाएगा, एनी गेसेस, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2 एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज 3. ऐसे रिलेशनशिप, और ये आ कहां से रहा है, इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करने से. बट मैं डायरेक्टली एक फॉर्मूला बता रहा हूं, तो आप आई गेस ये लिख लिए होंगे. आगे नेक्स्ट वन, यहां पे जैसे कोफिशिएंट ऑफ स्क्वायर, तो यहां पे भी स्लोप ऑफ सम्स क्या हो जाएगा, m प्लस m2. उनका सम कितने, किसके बराबर होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर. कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई इज b एंड कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर इज -3, तो ये -b/3 हो गया, ठीक है. m into m2, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, -2/3. अब क्या सर, हमारे पास 3 रिलेशनशिप हो गए, 1 2 3. m1 m2 का प्रोडक्ट है, m1 का प्रोडक्ट है. अब बेसिक मैथ्स है, यहाँ पे ज्यादा कॉन्सेप्ट से ज्यादा बेसिक मैथ्स है. सॉल्विंग इश्यूज आपके सॉल्व करने की एबिलिटी पे डिपेंड करता है. इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि m और m1 की वैल्यू आ गई तो a और b की वैल्यू आ जाएगी. और हमसे पूछा क्या है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू कितनी है. थोड़ा सा लेंदी जा रहा है, which itself in because it takes a lot for me to explain as well, it takes time to solve as well. मल्टीप्लाई करते हैं, m into m1 m into m2. ये इक्वेशन और ये इक्वेशन मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो m into m1 into m into m2 is equals to -4/9. आई होप सो, मैंने कोफिशिएंट चेंज कर दिया था. हाँ, m into m2 है, m2 है, ठीक है, हाँ सही है, सब कुछ सही है. ओके, -4/9. m और m1 m2 का प्रोडक्ट कितना है, -1, तो m स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया, -1 से कैंसिल हुआ, 4/9. अगर m स्क्वायर का वैल्यू 4/9 है तो m का वैल्यू आ गया एटलीस्ट हमारे पास. यहां से हमारे पास m का वैल्यू आ गया, आई गेस बोर्ड पर विजिबल है सब कुछ. हाँ, तो यहां से m का वैल्यू आ गया +-2/3. ओके, अब मैं m का वैल्यू यहां डालता हूं तो m1 का वैल्यू आ जाएगा यहां से. अगर 2/3 रखता हूं, लेट्स मेक द केसेस, ठीक है, लेट मी मेक द केस हियर इटसेल्फ, है ना. आई गेस बोर्ड पर विजिबल है इतना पार्ट. हाँ, ठीक है, परफेक्ट. अगर m का वैल्यू +2/3 है तो m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, +2/3 लिया क्योंकि m स्क्वायर से यहां से m कितना आ जाएगा, +-2/3. 2 केसेस बन जाएंगे. अब लेट्स मेक द केसेस इटसेल्फ. वैसे तो आंसर आपका चेंज नहीं होगा, बट m1 का वैल्यू अब कितना हो जाएगा यहां से 1, और ये -2/3 है, तो m2 का वैल्यू कितना हो गया, -1. अब आप इक्वेशन में प्लेस करते हैं हम, ठीक है, तो 2/3 + 1 इज इक्वल्स टू a/3, तो a का वैल्यू हो गया 5. सेकेंड इक्वेशन में 2/3 - 1 इज इक्वल्स टू -b/3, बस b/3, हाँ बस b/3, ठीक है. तो दिस इज -1/3 इज इक्वल्स टू b/3, तो b का वैल्यू हो गया -1. अब आप यहां से a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की वैल्यू डायरेक्टली लिख सकते हैं 26, 25 + 1 26. चाहे तो दूसरा केस बनाकर देखते हैं, आई गेस जगह पर दिख रहा है इतना. हाँ, इधर की साइड दूसरा केस बनाकर देखते हैं.
m का वैल्यू अगर आप -2/3 भी लेते हैं, नथिंग रॉन्ग इन दैट, ठीक है। m का वैल्यू -2/3 भी ऑप्शन है तो चेक करो ना, अभी पढ़ रहा है ना इसलिए एटलीस्ट हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। m1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, m1 का वैल्यू हो जाएगा -1 और m2 का वैल्यू हो जाएगा, सिंस m1 और ये प्रोडक्ट है तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर दो -2/3 प्लस -1 m प्लस m1 तो -2/3 -1 इज इक्वल्स टू a/3, a का वैल्यू आ गया -5, ठीक है। और आप चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, -2/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू b/3, b का वैल्यू आ गया 1। अभी भी स्क्वायर कितना आ रहा है, b का वैल्यू 1 -b/3 है यहाँ पर, हाँ तो 1 ही आएगा क्योंकि -1/3 इज इक्वल्स टू -b/3, b का वैल्यू 1। अभी भी सम ऑफ स्क्वायर्स कितना आ रहा है 26, सेम, तो आवर आंसर इज 26। I hope you got it. काफी वर्किंग था। Now I'll be giving you a short trick, shorter approach to solve this one. But general जो concept learn करने का था, combination of two straight lines gives us this equation. देख सकते हैं कोफिशिएंट x² बन रहा है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन गिव्स दिस रिलेशनशिप बिटवीन कोफिशिएंट्स, मतलब रिलेशनशिप बिटवीन सम ऑफ दी स्लोप्स, ये स्लोप्स होते हैं, आई होप सो आप स्लोप के बारे में अवेयर हैं। सम ऑफ स्लोप्स इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ xy अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y², प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज इक्वल्स टू कोफिशिएंट ऑफ, और आता कहां से, सिंपल डेरिवेशन भी आप चाहे तो निकाल सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लो इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे यू विल बी एबल टू गेट द सेम रिलेशनशिप बिटवीन m एंड m1 एंड m यहां पर भी सेम। ये तो हो गया हमारा लेंदी प्रोसेस। व्हाट जनरल प्रोसेस यू कैन अडैप्ट टू, ओके दिस इज गोइंग टू बी स्लाइटली वेरी जुगाड़ टाइप थिंग विच यू कैन डू इट इन पेपर एज वेल बट वेरी रिस्की। शॉर्ट आंसर सेक्शन है, आई वुड बी ट्राइंग टू टेक दिस रिस्क, ठीक है। एक्चुअली मैं x और y की वैल्यूज अज्यूम कर सकता हूं, ठीक है, बट ओनली व्हेन यू टेक दी कोप्लेनर वैल्यूज। व्हाट आई मीन बाय दिस, इसका कॉन्सेप्ट ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है, बट मुझे पता है कि m और m2 का प्रोडक्ट -1 है, तो आई कैन टेक वैल्यूज ऑफ x एंड y इन दी, मतलब सेम टू सेम वैल्यूज होनी चाहिए, मतलब x और y को आप 1 ले लो, x और y को आप 2 ले लो, x और y को आप 3 ले लो, मतलब 3 3 x और y x इक्वल्स टू, तो एक सिंपल सा आप अज्यूम कर सकते हैं x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू 1। ओके दिस इज अ जुगाड़, रियली अ जुगाड़, बट हाँ इट वर्क्स बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज यहाँ पे एक दो इक्वेशंस है और दोनों को एक सैटिस्फैक्शन चाहिए, तो हम अज्यूम कर लेते कि जो इक्वेशन हमारी बनी है वो 1,1 से गुजर के जा रही है, क्योंकि दोनों कोइंसाइडिंग है और दोनों का प्रोडक्ट 1 1 है, मतलब टेक्निकली स्लोप का प्रोडक्ट 1 1 है। सो I can't give you the theory that why did I just assume 1,1, you can even assume x, but आपको इक्वल रखना होगा, इक्वल कोऑर्डिनेट्स रखने होंगे, that's the bait we have to take. We have to take equal coordinates. We can't take because of a reason. x² y xy डिग्री जब सबकी सेम होती है, जब डिग्री सबकी सेम होती है you can take same values. Okay, x और y का वैल्यू 1 रखते हैं, let's say इस इक्वेशन में 1 रखोगे तो हो जाएगा 2 + 3, 2 + a + 3 इज इक्वल्स टू 0, a इज इक्वल्स टू 5 -5, ठीक है। इधर वाले पे 2 + b -3 इज इक्वल्स टू 0, b इज इक्वल्स टू 1। सम ऑफ स्क्वायर्स कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर + 1 स्क्वायर 26। तो सर ये जुगाड़ कब काम करता है, ये तब काम करेगा जब डिग्रीज ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज सेम, डिग्रीज ऑफ द स्ट्रेट लाइन इज सेम एंड देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स, प्रोडक्ट ऑफ बोथ द स्लोप्स, ठीक है। m1 m1 और m2 के बीच में कोई रिलेशनशिप हो। आई वुडंट रिकमेंड दिस जुगाड़ एनी डे, बट अगर कभी ऐसा वापस से ऐसा ही कुछ आ गया तो और आपको बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है जनरल प्रोसेस से क्या करना है, तो यू कैन टेक दिस अटेम्प्ट एज वेल, ठीक है। तो ये जुगाड़ था। हिट एंड ट्रायल मेथड भी होता है जहां पर आप m1 और m2 की वैल्यूज अज्यूम करके भी आप काम कर सकते हैं, वो भी वर्क करता है, उसका भी एक अच्छा मेथड है, बट आई गेस जो जनरल अप्रोच है वो हमारा मोटिव था, वो हमने सीख लिया, ठीक है। तो आई होप सो यू गॉट दिस वन एज वेल। ओके, थैंक यू सो मच। सो दिस वन इज प्रीटी मच राउंड 1 क्वेश्चन, इफ यू आर एबल टू क्लिक इट देन ग्रेट, बिकॉज इसमें आप सारे ही केसेस बनाकर कर सकते हैं। फॉर मी इट्स अराउंड 1 बिकॉज आई एम वेरी मच फेमिलियर विद फंक्शन। फॉर समवन हु मे फाइंड देमसेल्फ अ लिटिल बिट हार्ड विद फंक्शंस एंड उनको ये ऐसे फंक्शंस के बारे में पता नहीं है, देन स्किप इट, गो टू द नेक्स्ट वन, इट्स प्रीटी मच फाइन। बट मेरे लिए ये क्वेश्चन है जो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था इन द पेपर इटसेल्फ। लेट्स सी, f of a is equals to max of a, 0. What this function actually means, this is a hurdle for many students itself कि यार ये सर max of a, 0 होता क्या है। तो max of a, 0 means just simple है। देखो एग्जांपल के लिए देता हूँ, so let's say कि मुझको f of 5 निकालना है,
एफ ऑफ 5, तो जो मैक्सिमम वैल्यू और a, 0 में मैक्सिमम वैल्यू है वो हमारा आंसर होगा। तो लेट्स से एफ ऑफ 5 मींस मैक्स ऑफ एक ही जगह पे 5 रखो, 5, 0। अब 5 और 0 में बड़ा कौन सा है? ऑब्वियसली 5। तो बाहर ब्रैकेट से, इससे बाहर, इस फंक्शन से बाहर 5 आता है। दिस इज व्हाट मींस अगर मिन होता तो मिन ऑफ 5, 0, तो 5 और 0 में मिनिमम वैल्यू कौन सा है? 0, तो 0 बाहर आता। लेट्स से एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -3 निकालना है, तो मैक्स ऑफ -3, 0। अब -3 और 0 में बड़ा वैल्यू कौन सा है? मैक्सिमम वैल्यू अमंग -3 एंड 0, ऑब्वियसली 0, तो हमारा आंसर 0 होगा। एक और अगर ये क्वेश्चन कभी दिमाग में आ रहा हो तो एफ ऑफ 0 मैक्स ऑफ 0, 0, दिस आल्सो गिव्स मी 0। ठीक है, ऑब्वियसली 0 और 0 में बड़ा क्या है? तो आपको एटलीस्ट ये फंक्शन समझ आना चाहिए, पहला चीज। अब अगर ये फंक्शन समझ आ गया देन वी कैन थिंक ऑफ इन टर्म्स ऑफ कि अच्छा सर एक चीज पक्की है, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो बाहर आएगी पॉजिटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू है तो बाहर आएगा 0। तो अगर लेट्स से अब मैं इस फंक्शन को रीराइट कर सकता हूं, राइट, इस पूरी इक्वेशन को मैं इस तरह रीराइट कर सकता हूं, मैक्स ऑफ x -3, 0 प्लस 2 टाइम्स मैक्स ऑफ x + 1, 0 is equals to 8. So this is what you have to find. अब आप यहाँ पे x की वैल्यू क्या हो सकती है? सिंपली पुटिंग हिट एंड ट्रायल मेथड विल ऑल्सो वर्क, बट मैं बिल्कुल जनरल मेथड से भी इसका आंसर इन 30 सेकंड निकाल सकता हूँ। x -3 0 है, x + 1 0 है। अब पहला केस ये हो सकता है कि दोनों पॉजिटिव हो जाए, ठीक है। दूसरा केस ये हो सकता है दोनों नेगेटिव हो जाए। क्या हो सकता है? नहीं हो सकता। अगर दोनों नेगेटिव होंगे तो 0 + 2 × 0 0, 8 नहीं होगा। तीसरा केस हो सकता है एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव तीसरा नेगेटिव। तो टोटल 4 केसेस है, इसमें दोनों नेगेटिव हम हटा चुके हैं, दोनों पॉजिटिव पॉसिबल है, एक बचता है, एक नेगेटिव पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव नेगेटिव, वाइस वर्सा वाला। तो लेट्स से अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो क्या x + 1 कैन बी पॉजिटिव? नो, ऑब्वियसली बात है x -3 स्मॉलर देन x + 1 है ना, क्योंकि -3 सबट्रैक्ट कर रहा हूं x से। तो अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो वो तीसरा केस भी गया। सो देयर आर ओनली 2 केसेस पॉसिबल, बोथ पॉजिटिव, बोथ पॉजिटिव। दूसरा केस ये है कि ये सिर्फ ये पॉजिटिव है एंड x -3 इज नेगेटिव, है ना। इतना जनरल थॉट प्रोसेस भी कर सकते हो। अब बोथ पॉजिटिव मतलब बाहर x -3 प्लस 2 टाइम्स x + 1 बाहर आएगा इक्वल्स टू 8। यहां से क्या आ रहा है? x -3 प्लस 2x प्लस 2 इक्वल्स टू 8। तो x -3x और उधर जाएगा 1 बच रहा है, हाँ ठीक है 9, तो x का वैल्यू हो गया 3। अब बेसिकली x का वैल्यू जब मैं 3 रखता हूं तो यहाँ पे 3 - 3 0, तो मैक्स ऑफ 0, 0 आ रहा है बाहर बेसिकली। तो पॉजिटिव तो नहीं है, बट हाँ एंड ऑफ द डे x = 3 पॉसिबल है। अगर आप x = 3 डालते हैं तो 3, 3 0, 0, तो मैक्स ऑफ 0, 0 गिव्स मी 0, बट यहाँ पे मैक्स ऑफ 4, 0 गिव्स मी 2 × 4, दैट इज 8। तो 3 is a possible solution, even though we were not able to satisfy the fact that this is positive, but end of the day आंसर हमारा x -3 से ही आ गया, x = 3 से आ गया। Let's make the second one, क्योंकि इसमें यही पॉसिबल आंसर है, x = 3। Let's say कि x + 1 पॉजिटिव है, तो 2 टाइम्स x + 1 प्लस, अगर ये नेगेटिव हो तो 0 ही बाहर आएगा, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो x + 1 = 4 एंड x = -3। So this is basically the central point. तो x = 3 ही is the only possible solution. Greatest and lowest की तो बात ही चली गई, ठीक है। तो फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, अब आपने जब दो इतना वर्क कर लिया है तो यू शुड बी कॉन्फिडेंटली राइटिंग योर आंसर एज x = 3 एज माई आंसर। Okay, let's move to the next one. This is an easy question. Be a little confident and proceed with it and you'll get your answer. Let's move to the last one and 10th question of short answer section. What we are given is P = 68%, a pretty direct question of set theory. अब बार, so basically when Bhavesh made this video of analysis itself, अब again observe करिए, ये question is exactly similar to what is being asked in previous year papers as well. आपको मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है दो सेट्स का, तो कंसेप्चुअली सेम ही क्वेश्चन है। उस टाइम पर मैक्स वैल्यू पूछा था, इस टाइम पर मिनिमम वैल्यू पूछा है एक इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स का। तो आई गेस दिस इज व्हाई आई ऑलवेज कीप ऑन रिकमेंडिंग इट, कीप योर बास्केट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स फुल, at least from the previous year papers itself, and you are good to go with at least 20 to 30% of questions easily. So this is one of the question that I think is repeated from previous year papers. अब आप देखते हैं क्वेश्चन में दिया हुआ था कि फिजिक्स को 68% पास किए हैं, मैथ्स को 60% पास किए हैं, और आपको ओवरऑल 100% स्टूडेंट्स होते हैं। ऑब्वियसली क्लास में अगर टोटल 100% स्टूडेंट्स ही होंगे, एंड देन वी आर फाइंड द मिनिमम एटलीस्ट वैल्यू ऑफ देन व्हेन बोथ ऑफ देम, मतलब दोनों ही सब्जेक्ट्स पास किए। तो ये मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग ऑफ 2 सेट्स, 3 सेट्स एंड एज वेल एज 4, 5 सेट्स एज बीन एक्सप्लेन्ड इन द लेक्चर्स, कंसेप्चुअल लेक्चर्स में बहुत अच्छे से समझाया था।
2 sets is a very easy question, can be visualized. Since 2 sets है, अब अगर मुझे इंटरसेक्शन को मिनिमम रखना है तो आपको अगर वेन डायग्राम का अगर थोड़ा बहुत भी इमेज है दिमाग में, है ना, दिस इज द वेन डायग्राम इन फ्रंट ऑफ अस, ठीक है. तो दिस इज फॉर लेट्स से फिजिक्स एंड दिस इज फॉर मैथ्स एंड दिस वैल्यू इज 68 and this value is 60. When I'm to find minimum value, I would be trying to keep them as far as possible. कितना फार सर? क्या मैं उन्हें as far as possible by far as you mean that कि मैं दोनों को अलग अलग रख सकता हूँ? हाँ, अगर पॉसिबल है तो ऑब्वियसली रखना चाहिए. तो दिस इज माई पॉइंट कि अगर मैंने उन्हें दूर रख दिया, दोनों को अलग अलग ऐसे सेपरेट सेट्स बना दिया, तो मेरा इंटरसेक्शन तो जीरो हो गया. तो जितना दूर हो उतना पॉसिबल रखना है, तो मुझे जितना दूर हो उतना पॉसिबल रखना है. अब इज दिस इवन पॉसिबल? लेट्स कंपेयर इट, कि लेट्स कंपेयर दिस पॉसिबिलिटी 68. अब अगर ये दोनों अलग अलग हो गए तो लेट्स से कि 68% पास फिजिक्स एंड अनदर सेपरेट 60% स्टूडेंट्स पास मैथ्स. तो 68 प्लस 60, व्हाट वी हैव टू कंपेयर इट विद? 100% ऑफ द स्टूडेंट. सो अगर मैं दोनों को अलग अलग रखता हूं तो तेरा टोटल कमिंग आउट टू बी 128% एंड टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 100%. नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ नंबर से बोल रहा हूं, बट सेम ही चीज हो रही है. सो ऑब्वियसली 128 इज नॉट पॉसिबल. सो व्हाट इज द लीस्ट इंटरसेक्शन दैट आई नीड टू कीप इन? 28. I'll be keeping the least least intersection that I'll be keeping is 28, and which I'll be least intersection is 28. और ये चीज आपको लॉजिकली भी साउंड होगी. अब देखो, आप विजुअलाइज करना. ये लेट्स से मेरा वेन डायग्राम है जिसमें मेरे 100 पीपल है, ठीक है. सो देयर आर बेसिकली इंटरसेक्शन ऑफ 28 पीपल एंड दिस इज द लीस्ट इंटरसेक्शन. मतलब कम से कम 28 पीपल नीड्स टू पास इन बोथ द एग्जाम, ठीक है. तो देयर आर सेपरेट 40. दिस इज फॉर फिजिक्स, दिस इज फॉर मैथ्स. तो देयर आर टोटल फिजिक्स में 68 है ना, तो यहाँ पे कितना हो गया? 48. मैथ्स में कितने हैं? 32. और नन ऑफ दी में कितने? 0. तो ये आपको दिमाग में आना चाहिए कि तो 28% मिनिमम को पास होना चाहिए. तो अगेन राउंड वन क्वेश्चन, so 28% least needs to be passed in both the exams. So very easy, very straightforward, round 1, ठीक है. Also, if let's say when you attempted all these 10 question, आपको 0, 1 तो अटेम्प्ट कर देना चाहिए. जब कोई आंसर नहीं आया तो वहाँ पे 0, 1 डाल दिया करो, क्योंकि नेगेटिव तो होता नहीं. नाउ कमिंग टू द मोस्ट एनालिसिस इंपॉर्टेंट पार्ट. आपको इस पेपर को अटेम्प्ट करने के बाद, और हर मॉक में भी यही होना चाहिए कि आपका एक ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस होना चाहिए. सो इफ यू ऑब्जर्व फर्स्ट क्वेश्चन इटसेल्फ दैट वाज ऑन फैक्टर्स, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, मैं जैसे ही रीड करता हूं मैं उन्हें इमीडिएटली स्किप कर देता हूं, क्योंकि वो राउंड 2 क्वेश्चन है. मुझे आते हैं बट दे रिक्वायर अ सर्टेन बिट ऑफ थॉट प्रोसेस, उनमें वर्किंग है. तो मैं 1 मिनट के अंदर उन तीनों क्वेश्चन को रीड करके आगे बढ़ चुका होता हूं. इन द नेक्स्ट मिनट आई रियलाइज दैट क्वेश्चन 4 इज बेस्ड ऑन सिंपल ज्योमेट्रिक प्लेन्स ऑफ PNC एंड आई विल बी अटेम्प्टिंग इट इन द राउंड 1 itself. If I know the concept, it's a round 1 question. NC2 into that, there was product of NC2 into 5C2 is equal to 360. It's so simple. It's just I need to find the value of. तो मुझे दिखता है कि 2 स्टेप में आंसर आएगा. It's a round 1 question. Coming question 5 does have a long language. रीडिंग क्वेश्चन को रीडिंग टाइम भी तो देना होता है. तो अगर आपने एक रीडिंग टाइम दे दिया तो वो क्वेश्चन राउंड 1 है. MRT डायग्राम बनाया एंड क्वेश्चन 5 डन इन 10 सेकेंड्स, 10 और मैक्सिमम 20 सेकेंड्स. क्वेश्चन रीड करने में 20 सेकेंड लगेंगे, सॉल्व करने में उससे कम टाइम लगेगा, ठीक है. 6th वन वॉज अबाउट दी एवरेजेस, जिसमें चेंज इन एवरेज, बट अगेन लैंग्वेज लेंदी था, क्लिक होने में थोड़ा सा टाइम लगता. आई बी स्किपिंग दैट फॉर राउंड 2. मैं राउंड 2 में करता उसको. कब करता? हाँ, कि पहले ये 2 हो गए, फिर जल्दी से इसको रीड करा, समझ गया कि अरे नहीं, फिर जाता 7th सम ऑफ वेट्स LR. अगर कॉन्सेप्ट पता है तो इट्स राउंड 1, नहीं पता है डोंट वेस्ट योर टाइम इन फिगरिंग आउट द आंसर, डोंट डू एन हिट एंड ट्रायल, जस्ट स्किप इट. अगर आता है कि हाँ इसका एक लॉजिकल वे है, आता है राउंड 1, नहीं आता है स्किप इट, क्योंकि दिखता है वो क्वेश्चन बहुत आपको खींच सकता है, आपका दिमाग वेस्ट कर सकता है. तो उसको एटलीस्ट राउंड 3 पे रखो. राउंड 3 इन द सेंस जब मैंने एटलीस्ट जो आते हैं जिनमें थ्योरी है, कंसेप्ट है, वो कर लिया, फंडामेंटली वे में जो होने थे वो हो गया. बट 6th 7th क्वेश्चन तब करूंगा जब बहुत सारा टाइम बच गया, कुछ बना ही नहीं, तो एटलीस्ट इसमें थोड़ा हिट एंड ट्रायल लगाता हूँ. 8th one, so definitely round 3 because it's combination of 2 straight lines, again a good amount of working, thinking in the same lines of finding the slope, product of slopes, sum of slopes. अगर उसी order of thoughts में आपका दिमाग चलता है then round 2, नहीं चलता है तो round 3, specifically round 3. क्वेश्चन 9 and 10 डेफिनेटली राउंड 1. 9 was simple based on function, एक इक्वेशन था, बहुत इजीली अप्रोच कर सकते थे, बहुत इजीली आंसर भी आ जाता. क्वेश्चन 10 अगेन अ राउंड 1 क्वेश्चन इटसेल्फ बेस्ड ऑन सेट थ्योरी, पहले भी चेक किया हुआ है. तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं तो देयर आर बेसिकली 1 2 3 4 क्वेश्चंस इन राउंड 1. तो अगर आप पहले 5-6 मिनट में इन 4 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेते हैं, इमेजिन द काइंड ऑफ
कॉन्फिडेंस यू आर कैरिंग इन द पेपर। बट अगर आप पहले ही 2-3 क्वेश्चन की लेंथ में लग गए और उनको 5-6 मिनट तक सॉल्व करने में 2 आंसर कर लेते हो, ट्रस्ट मी, यू आर नॉट इन द सेम प्लेस देन द अदर वन हु एक्चुअली हैड अ स्ट्रैटेजी ऑफ गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके, पूरा पेपर एक डायनामिक वे में अटेम्प्ट किया है जिस बच्चे ने, वो काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा और उसको जो आता है वो और अच्छे से कर पाएगा। आपने अगर पहले 2 क्वेश्चन के आंसर लेके भी आ गए बट आप काफ़ी ज़्यादा टाइम प्रेशर में आ जाएंगे बिकॉज टाइम लाइन काफ़ी कट चुका है अब, ठीक है। तो मैं इसीलिए, तो अगर आप देखते हैं 4 क्वेश्चन राउंड 1, रेस्ट ऑफ द 6 क्वेश्चन है 4 आर राउंड 2 आर राउंड 3 and what 2 I am recommending, that's straight lines one and the LR set which is having the weights because वो कॉन्सेप्ट पता हो ना हो। तो अगर इसमें आप 7 क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से एक ऑर्डर ऑफ थॉट कॉन्सेप्ट के साथ कर पाते हैं, जो बिल्डिंग ब्लॉक्स बना हुआ है उसमें कर पाते हैं, देन ग्रेट। अब लर्निंग ये था कि सिंस एज आई रिकमेंडेड यू द वे आई एम हैविंग दिस एनालिसिस ऑफ 10 क्वेश्चंस इटसेल्फ, हैव द सेम एनालिसिस ऑफ योर मॉक्स एज वेल, कि आपको रियलाइज होता है कि कौन से क्वेश्चंस पहले करने थे, कौन से बाद में करने थे। इस सेम चीज का एनालिसिस आप भी किया करो। इट्स वेरी वाइटल दैट यू हैव योर स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट अ पेपर एंड स्ट्रैटेजी एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेज योर स्कोर। बिल्डिंग ब्लॉक्स प्लेज अ 50-60% रोल बट स्ट्रैटेजी ऑल्सो प्लेज अ 50-60% रोल, 40%, और वो बहुत इमीडिएटली स्कोर इंप्रूव करेगा। तो प्लीज हैव अ स्ट्रैटेजी टू अटेम्प्ट अ पेपर। दिस इज नॉट योर बोर्ड्स पेपर वेयर यू एक के बाद एक सॉल्यूशन लिख दिया। दिस इज योर actually competitive paper where you have to beat others and you have to be scaled up. You have to have a, you know, जब बास्केटबॉल गेम खेलने भी जा रहे हैं तो एक गेम होता है ना कि मैं 5 का ग्रुप बनाकर कैसे खेलूंगा, ये पास देना है इसको। फुटबॉल से भी कितना ऑर्डर ऑफ थॉट्स के साथ होता है, स्ट्रैटेजी बनी होती है कि हाँ मेसी इधर से निकल के जाएगा तो यहाँ से पास आएगा उसको, तो ये सब पहले से ही डिसाइडेड होता है, इसीलिए वो गेम इतना अच्छा बन पाता है। तो मॉक को भी ऐसे ही ट्रीट करो कि एक गेम प्लान हो कि इस ऑर्डर में जाना है और ऐसे करके डिलीवर करना है मेरे को अपने क्वेश्चंस को। ओके, थैंक यू सो मच, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। नेक्स्ट वीडियो सून विल बी एडिंग ऑन 21 MCQ क्वेश्चंस। ठीक है, द मोर इंपॉर्टेंट पार्ट वाज बिल्डिंग ब्लॉक्स एंड द स्ट्रैटेजी पार्ट। थैंक यू सो मच।